Yeah. So today we are going to start a new chapter, which is nuclear physics. It's a new section altogether. न्यूक्लियाई का इंट्रोडक्शन हम आज सीखने वाले हैं. पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हम ले लेंगे ताकि हम अगली क्लास में सीधे बाइंडिंग एनर्जी पे स्विच करके और जो क्वेश्चंस पार्ट है उसको कवर करें. लेकिन अगली क्लास में मैं कुछ पार्ट तो न्यूक्लियर फिजिक्स से लेने वाला हूँ. दैट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू cover a few part of nuclear physics in tomorrow's class, and also we are going to practice few questions from the Sunday's test. हम जनरली आज के दिन करते हैं, टेस्ट के अगले दिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो टेस्ट संडे को हुआ है उसकी, राइट. डिस्कशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. पर मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ है कि आप में से कुछ बच्चों ने नहीं दिया है वो टेस्ट. एंड अनलाइक अदर चैप्टर्स, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं चाहता हूँ तुम टाइमर लगा के अपने रूम में बैठ के, अपने घर पे बैठ के एक बार ये टेस्ट दे लो. जब दे लोगे उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस होंगे. यू विल बी हैविंग आइडिया अबाउट द पेपर, सो दैट जब मैं डिस्कस करूंगा कल वाले पेपर में तो तुम्हारे पास होगी सारी नॉलेज पहले से ना. टेस्ट के बारे में आपको पता होगा, डाउट्स होंगे तो डाउट्स पता होगा आपको. ठीक है, तो कल तक का टाइम है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैंने समझा दिया है. अगर कल की क्लास तक भी आप लोग नहीं देते हैं टेस्ट, जिन्होंने नहीं दिया है, देन दैट्स नॉट माय फॉल्ट. तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन होगा कि आप नहीं चाहते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करना नहीं चाहते हैं. देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प यू. ठीक है, सो ट्राई करना हो जाए. अच्छा, जिन्होंने दे दिया है पेपर उन लोगों को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं. एनालाइज करो पेपर को. जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं या जो टॉपिक्स नहीं आए हैं, खासकर वो जो कि आपने क्लास में पढ़े थे, प्रैक्टिस करे थे, है ना, और समझ में आ गए थे, उनसे क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं हुए हैं. क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जो कि हमारे टॉपिक से का पार्ट तो होते हैं, हमने पढ़े भी होते हैं, लेकिन नहीं आते. सो दैट्स फाइन. फ्यू क्वेश्चंस वुड बी देयर, है ना, एंड वी कैन कवर देम इन फ्यूचर एग्जाम्स. पहली बार हम पेपर दे रहे हैं किसी टॉपिक को पढ़ के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको सब आ जाए समझ में, है ना. ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आएंगे, यानी कि पढ़ोगे और ऐसा लगेगा कि ये तो सिलेबस का ही पार्ट नहीं है. एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, है ना. दैट्स फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आपकी एनालिसिस में वो कवर होने चाहिए. गुड इवनिंग बच्चा. आपकी एनालिसिस में वो कवर होने चाहिए. मैं इस चीज को पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, कि अगर आपने पेपर का एनालिसिस नहीं किया तो वो पेपर देना वेस्टेज है. और वो पेपर अगर देना वेस्टेज हो गया तो फिर आपकी पढ़ाई जो आप कर रहे हो वो वेस्टेज. और इतना सारा हम अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम वेस्ट. तो जो पेपर की एनालिसिस है उसको सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे लिया करो. जो पेपर आपने दिया है उसकी आप एनालिसिस करो, और एनालाइज करने के बाद जब डिस्कशन होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करो. ठीक है, तो कल मिलते हैं इसके डिस्कशन में. सब लोगों को आना है. और न्यूक्लियर भी हम पढ़ेंगे, आधी क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, आधी क्लास में हम न्यूक्लियर पढ़ेंगे. ठीक है, तो दोनों चीजें हम करने वाले हैं. किसी को कोई डाउट है जो मैंने बताया उसमें? कुछ डिस्कस करना है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं. नो कूल सर. कूल कूल. नो सर. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. मॉडर्न फिजिक्स आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. थोड़ा बहुत नहीं, वैसे तो ज्यादा आना चाहिए, बट आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना. इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी. और न्यूक्लियर फिजिक्स जो उसका सक्सीडिंग पार्ट है वो आज हम करने वाले हैं, है ना. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज न्यूक्लियर फिजिक्स टुडे. एंड इसके बाद आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. देन देयर इज ओनली वन चैप्टर जो कि बचेगा, वो है सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स में हमें सब नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पढ़ना है. ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. तो ये सब एस्टिमेट मिला के आपका मेजर टेस्ट से पहले सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन्स कि ये जो क्लासेस हैं, दिवाली की छुट्टियां मिलेगी तुम्हें 2-3 दिन की, 3 दिन की आराम से, मिनिमम 3 डेज की मिलेगी. ठीक है, क्लासेस से ऑफ मिलेगा यहाँ पे. या तो आपको बता दिया होगा ऑलरेडी या पता चल जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत हो ना, छुट्टियां मिल जाएंगी, है ना, लीव्स मिल जाएंगी. अपनी तरफ से छुट्टियां मत करो. नॉट टेक लीव्स फ्रॉम योर ओन साइड कि भाई आज मन नहीं, आज नहीं जा रहे. लास्ट के 2 चैप्टर बचे हैं, इनको पढ़ लो अच्छे से. फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, है ना. उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि भाई ये इंपॉर्टेंट है क्लास, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. लेकिन अभी तो इस चीज का स्कोप भी नहीं है कि आप मुझसे डिस्कस करो, क्योंकि अभी तो इम्पोर्टेंट है और वो पहली बार हम पढ़ रहे हैं तो आना ही है क्लास में. ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें. यस सर.
सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन बच्चों, लेट मी नो आपको विजिबल है क्या? यस सर, दिख रही है। यस सर। विजिबल है? यस सर। ओके, ऑलराइट। सो कुछ क्वेश्चंस है जो कि लास्ट वाले एग्जाम के हम डिस्कस कर सकते हैं आप चाहो तो, और इफ यू वांट कि तो कल डिस्कस करना है तो हम कल कर सकते हैं ना। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन न्यूक्लियाई का दे देता हूँ आपको। न्यूक्लियस जो आपका चैप्टर है एटम्स के बाद आता है, ठीक है। इसमें हम बाइंडिंग एनर्जी, फिजन, फ्यूजन वगैरह ये सब पढ़ने वाले हैं ना। बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू फिजन, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं और आप लोगों को ये बिल्कुल इंपॉर्टेंस के साथ में कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें से भी मॉडर्न फिजिक्स के साथ मिलके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और इंडिविजुअली भी आ सकते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के एक दो जो टॉपिक है वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स से, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंस वो मॉडर्न फिजिक्स के साथ क्लब होके भी आता है, ठीक है। तो दोनों चीजें मिलके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती हैं। इसका हम इंडिविजुअली टेस्ट भी लेंगे आप लोगों का, लेकिन अभी नहीं, मेजर टेस्ट के बाद में लेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो ताकि हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें बाद में, राइट। तो न्यूक्लियाई पढ़ेंगे इसमें हम, इंट्रोडक्शन पार्ट, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ेंगे, है ना। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पढ़ेंगे। ये कुछ टॉपिक्स है जो इस चैप्टर का पार्ट है। इसमें रेडियो एक्टिव डीके एक टॉपिक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वगैरह है, हाई हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, है ना, मीन लाइफ कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक्स कुछ हैं जो ऐसे हैं जो डिलीटेड पोर्शन, तो हम उनको कवर नहीं करेंगे। अगर आपको फिर भी वो पढ़ने हैं तो आप खुद से पढ़ के आ सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक कैसे होगा या इस पे क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। किसी भी और पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें। लेकिन सिंस वो डिलीटेड ही है, सिलेबस से ही डिलीटेड है, तो वी वुड नॉट रादर टाइम स्पेंड आवर टाइम ऑन दोस टॉपिक्स क्लास में, है ना। ये पहले से आपको बता रहा हूँ। वेटेज की बात करें, गुड इवनिंग अभिषेक। वेटेज की बात करें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया, इट्स ऑल्सो ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये मॉडर्न प्लस न्यूक्लियर दोनों क्लब होके आते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलो भाई स्टार्ट करें। तो कुछ क्वेश्चन यस प्रैक्टिस सर। करने हैं टेस्ट से, या फिर कल ही करोगे प्रैक्टिस, क्या चाहते हो? बेटा तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो किसी भी चीज का? मतलब सब चीजें मैं ही बोलूं, सब चीजें मैं ही डिसाइड करूं, तुम लोग अपने तो कुछ बोलते ही नहीं हो कि सर ऐसा कर लो वैसा कर लो। सर कल। कल ही करोगे, अभी नहीं करना बिल्कुल भी? यस सर। सर कल कर लेंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास में लेते हैं डिम्पल, ठीक है। कल वाली क्लास में हम क्वेश्चंस ले लेंगे सारे, ठीक है। किसी को डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कर लेना, वो पर्टिकुलर है नहीं, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो अभी, लेकिन पहले करना क्लास के, ठीक है। तो उसको भी हम ले लेंगे क्लास में, ठीक है। लेकिन अगर क्लास के टाइम आप पूछोगे तो वो भी, उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप पहले पूछोगे तो हम उसको थोरोली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कल वाली क्लास में करते हैं पूरा पेपर का डिस्कशन, आज की क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा था, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों? अभी तक हमने सबसे पहले ये पढ़ा है कि कैसे आपका लाइट और मैटर दोनों क्या करता है भाई, डुअल नेचर पोजेस करता है। क्या करता है? डुअल नेचर डुअल पोजेस। डुअल डुअल नेचर, नेचर। यानी कि पार्टिकल भी हो सकते हैं ये लोग, और वेव। वेव भी हो सकते हैं ना, दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, पार्टिकल की तरह भी, वेव की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी। फिर इसको हमने प्रूव किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, बहुत सारे थ्योरीज से प्रूव किया हमने इसको ना। जैसे सबसे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, जिसके थ्रू हमने बताया कि भाई आपकी जो लाइट है, जो कि आपके जिसको की कंस्टिट्यूएंट है, जिसके फोटोन्स है ना, फोटोन से मिलके जो बनी हुई है, वो फोटोन्स हैं तो पार्टिकल, पर वो ट्रैवल करते हैं वेव की तरह, है ना, रेडिएशन की फॉर्म में। यस सर। यस सर। रेडिएशन किससे बनी हुई है? फोटोन से, तो वो वेव की तरह ट्रैवल करते हैं। और जब वो ट्रैवल करते हैं
तो जब वो किसी मेटल सरफेस पे या किसी ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं जिसके कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देके बाहर की तरफ क्या कर देते हैं, इजेक्ट आउट कर देते हैं, है ना, इजेक्ट कर देते हैं। और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमने बहुत सारे फिर कंक्लूजन्स भी देखे, हमने फोटो करंट बनाना सीखा, है ना, कैसे हमने फोटो करंट से रिलेटेड बाकी चीजें समझी, फिर के फोटो करंट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है ना, वर्क फंक्शन क्या होता है, सब चीजें याद है ना, सब चीजें पढ़ी हुई है ना, यस मॉडर्न फिजिक्स में आपके क्वेश्चंस किए हैं, उसमें भी आपके काम आई होंगी, राइट। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी फर्स्ट चैप्टर में, ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में। देन हमने नेक्स्ट चैप्टर चालू किया मॉडर्न फिजिक्स का, जो कि एटम्स एंड एटम्स वाला पार्ट था, जिसमें ये हमने बोर का मॉडल समझा, हाइड्रोजन एटम का, है ना। बोर ने बहुत सारी चीजें बता रखी थी, अपने पोस्टुलेट्स दिए बोर ने। क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे भाई बोर ने, किसी को याद आ रहा है? अरे किसी को याद आ रहा है क्या पोस्टुलेट दिए थे, या भूल गए हैं सब लोग? क्या बोला था बोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड करता है ना, यस यस सर। सर। है ना। और ऐसा कुछ नहीं होता कि इसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, या फिर इसका जो रेडियस है वो डिग्रेड होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। क्या बोला था उन्होंने कि जो एनर्जी लेवल्स हैं इन ऑर्बिट्स के वो कांस्टेंट रहते हैं, है ना। और ऐसा कुछ नहीं होता कि ये आपकी रेडियस जो है इन एनर्जी लेवल्स की ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जिन ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व कर रहा है उनको आप एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो, है ना, जो कि क्या रहता है, फिक्स रहता है। ऑल्सो क्या बोला था बोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो केवल उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, NH/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज रहेगा। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि कोई इंटीग्रल वैल्यू पोजेस करेगा, है ना, कोई इंटीग्रल वैल्यू पोजेस करेगा, कोई किसी क्वांटिटी में होगा जिसको कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना, ऐसे रेशियोज में नहीं होगा, राइट। जैसे कि आपका टू ट्वाइस ऑफ हो गया, थ्राइस ऑफ हो गया, है ना। और किसके मल्टीपल में होगा ये एंगुलर मोमेंटम, एन एच अपॉन टू पाई के, NH/2 पाई। है ना, जिसमें कि एन क्या होता था, इंटीजर होता था, है ना, इंटीजर होता था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब वैल्यूज देते थे। तो यही सब चीजें उन्होंने बताई। इसके बाद उन्होंने अपनी रेडियस दी, है ना, nth ऑर्बिट में जिसमें भी इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व अराउंड कर रहा है ना, उसकी रेडियस दी उन्होंने, स्पीड दी उन्होंने, एनर्जी निकालना सिखाया हमें। एनर्जी का तो हमें फॉर्मूला याद भी हो गया हो जाना चाहिए अभी तक। क्या होता है भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z² अपॉन n²। अरे 13 -13.6 nth ऑर्बिट का थोड़ी होता है बेटा, वो तो फर्स्ट वाले का होता है ना, यस सर। ग्राउंड स्टेट का होता है ना। वो तो ग्राउंड स्टेट की थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं तो कोई nth वाले की पूछ रहा हूँ कि भाई कोई भी आपको nth नंबर ऑफ मैंने ऑर्बिट दे दिया, मान लो 10th 11th वाला पूछवा रहा हूँ मैं आपसे, E11 बताओ, 11th वाले का एनर्जी बताओ, तो ऐसे तो निकालोगे। अरे याद आ रहा है या आप सब भूल चुके हो तुम ये यस चीजें? सर। यस सर। बेसिक चीजें तो याद है ना, रिवीजन चल रहा है यार, क्या कर रहे हो, खाना तो बोलो। यस सर। यस सर। बस फिर यही चीजें पढ़ी थी हमने, एनर्जी निकालना सीखा, फिर उसके बाद हमने सीखा कि कैसे अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, और फिर उसमें हमने स्पेक्ट्रम वाला पार्ट पढ़ा। क्या पढ़ा हमने स्पेक्ट्रम में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइट होता है पहले तो, और फिर अपनी लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए, जो कि स्टेबिलिटी का एक रीजन होता है उसका, कि भाई स्टेबल होना चाहता है वो, है ना। कोई भी चीज क्या होती है, अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल में स्टेबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए डी एक्साइट होता है लोअर, अपने लोअर एनर्जी लेवल्स में। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है और वो एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे डी एक्साइट होके आ रहा है ना, तो उसके बेसिस पे अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज बनी थी, राइट। जैसे बामर आए, उन्होंने क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके कौन से एनर्जी लेवल पे आएगा, सेकेंड।
सेकंड n इक्वल्स टू 2 पे अगर आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 पे आ रहा है, तो वो बामर सीरीज का पार्ट बन जाएगा, राइट। फिर उसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया था 1/λ वेवलेंथ निकालने का, कि जो इलेक्ट्रॉन से जो निकल रही रेडिएशन की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे भाई, क्या होता है फॉर्मूला, RZ² 1/n फाइनल स्क्वायर होता है क्या, यस सर, n इनिशियल स्क्वायर, है ना। Yes, sir. तो हमने वेवलेंथ निकालना भी सीख लिया था कि कैसे वेवलेंथ निकालते हैं रेडिएशन की, है ना। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी बेसिकली एटम्स में। अब हम न्यूक्लियाई पे आते हैं। अब बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियाई क्या है वो सब हम बेसिक समझेंगे आज, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। एक तरह से केमिस्ट्री भी आपकी रिवाइज हो जाएगी, यूं मान लो, है ना। और अगली क्लास में अगर आप आज वाली क्लास को अच्छे से समझ लेते हो तो हम सीधे वो टॉपिक पढ़ सकते हैं जो कि न्यूक्लियस से रिलेटेड है, न्यूक्लियाई से रिलेटेड है ना, न्यूक्लियर फोर्सेस से रिलेटेड है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है ना। और उन पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। वो तभी हो पाएगा जब आज की इंट्रोडक्शन वाली क्लास जो बेसिक क्लास है बिल्कुल वो आप ढंग से पढ़ लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें बच्चों, शैल वी स्टार्ट? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की। तो जो न्यूक्लियाई है, जब हमने उसको डिस्कवर किया, ठीक है, तो फिर उसकी कंपोनेंट्स को हम पढ़ने लगे। न्यूक्लियस तो हमें समझ में आ गया था कि वही सेंटर में होता है एक एटम के, जो कि बाइंड करके रखता है ना, पकड़ के रखता है इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे करके, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती है वो हम पढ़ने लगे। सबसे पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में लोगों ने पता किया, लेकिन उसके बाद में फिर काफी ज्यादा चीजें और ज्यादा डिस्कवर होने लगी। तो सबसे पहले जो पता चला इन दोनों के अलावा, वो क्या चला कि एक न्यूट्रॉन नाम से चीज होती है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। किसने करी थी भाई? जेम्स चैडविक ने करी थी, पढ़ा हुआ Yes, है ना, sir. तो हमने यस सर, 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। कैसे करी थी भाई? व्हेन बेरिलियम न्यूक्लियाई वर बॉम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल्स। जो बेरिलियम के न्यूक्लियाई थे, है ना, उसको जब उन्होंने बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स में, है ना, तो फिर इसकी वजह से रेडिएशंस एमिट हुई कुछ। तो जो रेडिएशंस एमिट हुई उनको उन्होंने स्टडी किया, है ना, और उसके थ्रू उनको समझ में आया कि न्यूट्रॉन क्या चीज है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन ऐसे पता चला, ऐसे डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। थोड़ा बहुत समझते हैं। अल्फा पार्टिकल लिया, ये अल्फा पार्टिकल है बच्चों, अल्फा हीलियम यस सर, 2, है ना। और ये बेरिलियम है, आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेरिलियम का 4 होता है। Yes, sir. यस एटॉमिक सर, मास अप्रोक्सीमेटली 9 के इक्वल होता है। हम सब राउंड ऑफ Yes, sir. वैल्यूज देते हैं ना, वैसे तो Yes, पॉइंट sir. में आती है सारी एटॉमिक मास की वैल्यू, लगभग पॉइंट में ही आती है। एटॉमिक मास यूनिट में अगर आप निकालना चाहो तो पॉइंट में ही आती है, लेकिन आप क्या करते हो कि आप राउंड ऑफ में ले लेते हो ना, आप राउंड ऑफ करके ले लेते हो। तो 9 आ गया बेरिलियम का। अब आपने अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया इसको, तो जैसे ही आप बॉम्बार्ड करोगे अल्फा पार्टिकल से, ये बन जाएगा कार्बन, है ना। कार्बन का आइसोटोप बोल लो या कार्बन बोल लो, बेसिकली आपको ऐसा कन्फिग्रेशन दे देगा जिसमें, क्योंकि कार्बन से रिजेंबल करता है ना 612, लेकिन साथ में रिलीज करेगा रेडिएशन। तो जो रेडिएशन रिलीज कर रहा है ये, उसको हम न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, जिसका कि एटॉमिक नंबर तो कितना है भाई? 0। एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 0. 0. जीरो, 0। और एटॉमिक मास कितना आ रहा है? 1। एटॉमिक मास कितना आ रहा है? 1। 1. 1, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लेड ब्लॉक पे, है ना, पोलोनियम की हेल्प से। और जो निकले मतलब अल्फा पार्टिकल निकालने का तरीका है ये, लेड ब्लॉक पे पोलोनियम को बेसिकली वो करना, रिएक्शंस रिएक्ट करवाना, है ना। तो हमारा मेन काम तो क्या है कि बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड होने चाहिए। तो ये अल्फा पार्टिकल तुमने निकलवाए, ठीक है, और इस पे बॉम्बार्ड करे, और इसके थ्रू हमने न्यूट्रॉन को समझा कि भाई न्यूट्रॉन कैसे बना और क्या चीज है ये, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? आगे चलें। Yes, sir. डिटेक्टर यस नहीं है, सर, डिटेक्टर है, डिटेक्टर। ओके, आगे चलते हैं। ओनली न्यूट्रल रेडिएशन नोन एट दैट टाइम वाज फोटो। एक ही चीज पता थी उस टाइम पे, रेडिएशन निकल रही इसमें। भाई तुमने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया बेरिलियम पे, तो एक कार्बन के आइसोटोप जैसा कुछ तो तुमको मिला, जिसमें कि एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 आया, लेकिन साथ में रेडिएशन भी निकली। लेकिन उस रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज थी वो न्यूट्रल थी, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं था। क्या नहीं था बच्चों उस पर?
चार्ज। चार्ज नहीं था, है ना। चार्ज पता करना तो बहुत इजी है, चार्ज पता करना तो बहुत इजी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आप स्टडी के थ्रू आप कर सकते हो, मैग्नेटिक फोर्सेस के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो, है ना। अगर से मान लो नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा, ट्रैक कर लेगा नेगेटिव चार्ज को, है ना। तो पता कर सकते हो ना बेसिकली चार्ज, तो जो भी तुम्हारी रेडिएशन निकलेगी उस चीज का, यस है सर। Yes, ना? sir. लेकिन निकली नहीं ऐसी कोई चार्ज रेडिएशन ही नहीं थी, वो न्यूट्रल रेडिएशन थी। न्यूट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है? नेगेटिव। Neutral. न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज होता है। नो सर, न्यूट्रल। क्या होता है भाई? तमन्ना, तमन्ना जी आप आंसर करना चाहेंगे क्या इस सवाल का? ये सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर आप? हाँ जी बिल्कुल करेंगे, आप आपके लिए 4 बार करेंगे। आप बताइए कौन सी बार में आप सुनना पसंद करेंगे? सर बेटा क्लास में ध्यान दो, ठीक है। नहीं सर, आवाज कट रही है सर। तो वो आपको बोलना चाहिए फिर आवाज कट रही है, आपने बोला मुझे कि सर आवाज कट रही है, नहीं सर। फिर तो आप आपसे ध्यान देना, ठीक है। और बाकी यस बच्चे, सर। ठीक है। सबको बोल रहा हूँ मैं, ये केवल तमन्ना को नहीं, तुम सब लोगों को पता होना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है किस सेकंड में। अगर मैं पूछूं तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्लास का मतलब ही यही है, अदरवाइज क्या मतलब है? तुम चला के चले जाओ, फिर तुम इसको चला के छोड़ ही दो, है ना। अपना तुम्हारा नाम तो आ ही रहा है यहाँ पे। वीडियो तुमने कभी ऑन करी नहीं है, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2004 में ऑन करी होगी, जब तुम, मेरे ख्याल से बर्थ हुआ होगा तुम्हारा, है ना। उस टाइम के बाद से तुमने किसी ने भी वीडियो ऑन नहीं करी है क्लास में कभी, तो मुझे पता तो वैसे भी नहीं चलता है कि तुम क्लास में क्या कर रहे हो, है ना। तो चले ही जाया करो फिर, खेलो बाहर जाके। पर अगर बैठे हो क्लास में तो पूरे टाइम अलर्ट रहना है, ठीक है। कंजर्वेशन होना चाहिए एनर्जी का। मैं अगर एनर्जी दे रहा हूँ तो आपको भी कम से कम अपनी एनर्जी देनी है, ठीक है। क्वेश्चन ये था बच्चा कि जो न्यूट्रॉन है आपका, न्यूट्रॉन उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है या सर नेगेटिव? पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, जो दोनों Sir, कैंसिल आउट neutral. हो जाता है। शिखा कुछ बोलना चाह रही है बीच में, क्या बोल रहे हो शिखा? सर न्यूट्रल चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। वेरी गुड। तो सिंस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली है तो हम बता सकते हैं इस चीज को कि बैलेंसिंग होती है चार्जेस की, है ना। जो उनका इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है ना। पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट नेगेटिव चार्जेस से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है एंड वाइस वर्सा। तो फाइनल चार्ज जो होता है वो मैं आपसे पूछ रहा था, एंड दैट इज ट्रू, न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रॉन एक ऐसी रेडिएशन थी जो कि न्यूट्रली चार्ज थी। न्यूट्रली चार्ज मतलब उसमें ना तो पॉजिटिव था ना नेगेटिव था। तो लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि उस टाइम पे केवल फोटोन ही ऐसी चीज थी जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं था। याद करो जब हमने फोटोन पढ़ा था, हमने कुछ बताया आपको ऐसा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज नो है ना। सर। ऐसा नहीं बताया हमने तो, हमने तो उसकी मोमेंटम डिस्कस कर लिया, एनर्जी डिस्कस कर ली, स्पीड डिस्कस कर ली बेसिकली, एंड देन वी जस्ट डिस्कस दैट इट इज न्यूट्रली चार्ज, है ना, इट इज न्यूट्रल, ठीक है। सो एट दैट टाइम वी वर नॉट अवेयर के बेसिकली जो ये निकल रहा है अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराने पे, ठीक है, बेरिलियम पे जो आपका रिएक्शन हो रहा है, व्हाट इज इट दैट इज कमिंग आउट एंड हाउ इज इट न्यूट्रल रेडिएशन? इस पे चार्ज क्यों नहीं है, ठीक है। समझा हमने और पढ़ाई करी तो सबसे पहले तो इसका एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हमने समझा कि ये न्यूट्रल रेडिएशन फोटोन तो नहीं हो सकता। अब फोटोन जो होगा, हमने याद करो उसमें पढ़ा था एनर्जी कंजर्व रहती है ना, एनर्जी कंजर्व रहेगी, यस सर। मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हमने दोनों रिएक्शंस की एनर्जी और मोमेंटम चेक करके देख लिया, है ना, कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करके देख लिया। तो न्यूट्रल जो रेडिएशन निकल रही थी तुम्हारी वो फोटोन तो नहीं थी। फोटोन होती तो सेटिस्फाई कर जाती, पर फोटोन तो नहीं थी। फिर चैडविक कर रहे हैं ये सब एक्सपेरिमेंट जो है चैडविक ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने अज्यूम किया कि जो न्यूट्रल रेडिएशन है इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। क्या बोलते हैं भाई इसको, इस नए टाइप के पार्टिकल को? सर न्यूक्लियाई। न्यूट्रॉन। अरे भाई पार्टिकल डिस्कवर हुआ है ना, पार्टिकल। चैडविक यस ने सर। पार्टिकल डिस्कवर यस किया है ना, सर। न्यूट्रॉन चैडविक ने तो डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक, राइट। यस तो सर। चैडविक यस ने सर। assume किया कि भाई ये उन्होंने, भाई समझो ना बात को, जो रेडिएशन निकली उसका चार्ज स्टडी किया पहले तो। क्या पता चला, क्या पता चला कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल रेडिएशन है। तो सबसे पहले उस टाइम पे दिमाग में यही आएगा ना कि फोटोन एक न्यूट्रल रेडिएशन है जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुकी है ना। क्योंकि ईयर देखो ना इनका, 1932, 1932 में डिस्कवर किया था। तो इसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था ना डिस्कवर,
आइंस्टीन Yes, को sir. मिल गया था, है ना, आइंस्टीन को तारीफें भी मिल गई थी, ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने उस टाइम पे जब न्यूट्रॉन डिस्कवर कर रहे थे वो, तब उनको यही पता था कि फोटोन तो हो चुका है, तो सिंस फोटोन ही एक ऐसी चीज जो न्यूट्रली, जिसका जो रेडिएशन न्यूट्रल होती है, तो उन्होंने फोटोन, अब वो तो सबसे पहले फोटोन, तुम होते तो तुम क्या बोलते, फोटोन ही बोलते ना, Yes, sir. Yes, तुम sir. फोटोन ही बोलते कि न्यूट्रल रेडिएशन है तो फोटोन है। लेकिन चैडविक को पता था कि भाई मैं जो ये करना चाह रहा हूँ, ये फोटोन की डिस्कवरी तो नहीं है, फोटोन तो नहीं निकलने वाला है यहाँ से। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने मैथ्स लगाई, एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज किया, तो फिर उनको तब रियलाइज हुआ कि ये तो फोटोन तो नहीं है ना, जिस तरह से हम जो निकल के आ रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये एक नया टाइप का पार्टिकल है, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? Neutron. न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि उनको पता चला कि ये जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, एक और चीज पता चली उन्हें एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से, वो बराबर आ रहा है किसके? मास ऑफ Mass of proton. Proton. प्रोटॉन के, यानी कि बराबर होगा इनका दोनों का मास। उसको आप नोट कर सकते हो चाहो तो, वैसे तो पुरानी चीजें हैं ये, आप कर सकते हो चाहो तो। किया नोट? Yes, sir. ठीक है, तो न्यूट्रॉन के बारे में कुछ चीजें लिखेंगे, मतलब कुछ चीजें समझेंगे। उससे पहले आप, मैं चाहता हूँ कि आप ये छोटा सा जो टेबल है ये बना लो। मुझे पता है आप में से कई कई लोगों को पता होगी ये सब चीजें, कुछ चीजें पता होंगी मतलब एटलीस्ट, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ बना लो, क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं डायरेक्ट। मीन लाइफ पूछ ली तुमसे न्यूट्रॉन की, ठीक है, तुमसे ये पूछ लिया कि मास कितना होता है उसका, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टेबल है, इसको बना लो। हार्डली इट विल टेक 10 seconds, देन वी विल डिस्कस दिस। लिख लिया सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. आगे चले बच्चों, ठीक है। Yes, sir. तो सिंस हमें मास ऑफ प्रोटॉन पता था कि भाई ये 1.67 × 10⁻27 अप्रोक्सीमेटली होता है, और इसको हम एमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में 1.00866 भी लिख सकते हैं। तो हमने मतलब जेम्स चैडविक ने, हमने तो कैसे, चैडविक ने ये बता दिया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो उन्होंने न्यूट्रॉन का मास भी सेम क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। फिर उन्होंने हाफ लाइफ और मीन लाइफ, दो चीजें होती है जो कि आपको आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन रिमेम्बर इट कि इसकी मीन लाइफ जो होती है वो कितनी होती है? 1000 seconds. 1000 सेकेंड। तो रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ी है, वैसे स्कूल में पढ़ी है? Yes, sir. पढ़ी है, तो मीन लाइफ हाफ लाइफ पढ़ी है उसमें? सर आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी बच्चों? एम आई ऑडिबल? Are you, sir? Yes, sir. ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ मीन लाइफ या हाफ लाइफ पढ़ा है क्या, या नहीं पढ़ा है? सर No, पढ़ा है sir. बट केमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है ना, उसका पार्ट है ये, ठीक है, उसमें पढ़ते हैं हम ये। जो मीन लाइफ होता है ना आपका, वो क्या बताता है हमें? वो बताता है हमें जो एवरेज लाइफ टाइम है आपका न्यूक्लियाई का, ठीक है, या फिर कोई कोई भी दूसरी अनस्टेबल एटॉमिक स्पीशीज का, ठीक है, ये बताता है हमें ये। सर आप म्यूट हो गए। आवाज आ रही बेटा अभी? एम आई ऑडिबल यस बच्चों? सर। Yes, sir. यस सर आ रही है। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग मीन लाइफ। हाँ, मीन लाइफ क्या बताया मैंने आपको कि ये मीन लाइफ है ना, वो आपको ये बताता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव डीके अगर हो रहा है सर, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियाई का आपके, तो वो उसका एवरेज लाइफ टाइम क्या होने वाला है।
ठीक है, ये आपको बताता है डीके टाइम बेसिकली, है ना। और हाफ लाइफ और मीन लाइफ को रिलेट एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी करते हैं, जैसा कि नाम स्पेसिफाई करता है, ये इसका मतलब भी वही निकलता है। ठीक है, एलन पता है सबको, एलन लॉग लॉग और एलन में डिफरेंस पता है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये काम नहीं आने वाला, सिलेबस में पार्ट नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल्सो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो इट इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस। इफ न्यूट्रॉन वुड बी आउटसाइड द न्यूक्लियस इट वुड बी अनस्टेबल। ठीक है, अंदर वो स्टेबल रहता है, अंदर वो स्टेबल रहता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूट्रॉन वुड बी स्टेबल। ठीक है, डीके चालू नहीं हो जाएगा उसका। ये बात समझ में आ रही सबको? डीके चालू नहीं हो जाएगा उसका। यस सर। ठीक है, चलो भाई, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसपे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो हम टैकल कर पाएंगे। इट डिकेज इनटू अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, अ सब एटॉमिक पार्टिकल। एंटी न्यूट्रिनो अभी कुछ टाइम पहले ही डिस्कवर किया गया है, सिंस पहले नहीं पता था लोगों को इसके बारे में। तो लोगों को ये लगता था कि भाई अगर न्यूट्रॉन कभी डीके होगा तो वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डीके होगा, है ना। लेकिन अभी बहुत चीजें पता चल रही है। ठीक है, तो एंटी न्यूट्रिनो का नाम सुना है किसी ने कभी? नहीं नो सर। सर। नो नो सर। सर। नो सर। कभी नहीं सुना, पहली बार सुन लो? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो एंटी न्यूट्रिनो आपका बेसिकली 1956 के अराउंड पहली बार डिस्कवर हुआ था, है ना। रेन्स करके कोई साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक रेन्स, उन्होंने बताया था एंटी न्यूट्रिनो के बारे में। ठीक है, तो एंटी न्यूट्रिनो कब रिलीज होता है बच्चों? जब आपका न्यूट्रॉन जो है वो डीके होता है। ठीक है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये क्या, बहुत ही ज्यादा, मतलब बेसिकली क्या होता है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट जो पार्टिकल्स है ना यही है, जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है। पहले हमको लगता था कि मास बोल रहा हूँ, सॉरी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। पहले हमें क्या लगता था? न्यूट्रॉन प्रोटॉन और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, तो बाद में हमें समझ में आया कि नहीं भाई, और भी चीजें होती हैं, जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई नई नई चीजों की। ठीक है, तो न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और इनके ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें तो जैसे न्यूट्रिनोज जो होते हैं उनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, एंटी न्यूट्रिनोज के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और इनकी स्पिन वगैरह के बारे में बात करते हैं तो स्पिन हम डिफाइन कर सकते हैं कि -हाफ और हाफ। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वो सब चीजें, है ना। ऑल्सो न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज का मास भी सेम रहता है, दोनों सेम मास के होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आते हैं बेसिकली। न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होती है ना तो इनको मतलब ये निकलते हैं बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस में एज अ प्रोडक्ट। तो उसमें आप देखते हो कि भाई कैसे ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं या कैसे इनको यूज किया जा रहा है उन रिएक्शंस में। तो वहां तक ही इनका काम है, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, बीटा डीके वगैरह में काम आते हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। कुल, अभी आपको जो समझना है वो ये समझना है कि अगर न्यूट्रॉन डीके हुआ, डीके समझते हो सब लोग? यस सर। यस सर। रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है थोड़ी सी भी या नहीं पढ़ी है? सर थोड़ी सी तो पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? केमिस्ट्री में पढ़ी है सर। केमिस्ट्री में पढ़ी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि न्यूट्रॉन डीके का मतलब क्या होता है बता देता हूँ। इट इज अ प्रोसेस जिसमें कि आपका जो न्यूट्रॉन ना वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, यस सर। है ना। तो जो रिलीज एनर्जी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होती है। ठीक है, और इसका जो हाफ लाइफ होता है वो भी 10 से 11 मिनट्स के अराउंड होता है। तो पॉइंट ये है कि न्यूट्रॉन टूट रहा है, डीके हो रहा है। टूट रहा है इज वेरी लेमन टर्म, डीके हो रहा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, है ना, यानी कि एनर्जी रिलीज कर रहा है। समझ में आई बात? यस यस सर। न्यूक्लियस बना हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है वो क्या हो रहा है? डीके हो रहा है प्रोटॉन में, और एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो रिलीज कर रहा है साथ में। बात समझ में आई? तो हम यस न्यूट्रॉन के सर। बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूट्रॉन से क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन क्या क्या करता है और उससे क्या क्या हो सकता है, वो सब चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज प्रोटॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज न्यूट्रॉन।
ठीक है। तो जो अगर आपसे कोई पूछे भी कि न्यूट्रॉन डीके क्या होता है तो आप यही बताओगे कि एक वैसा प्रोसेस जिसमें कि फ्री न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक हो जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है ऑलमोस्ट 0.78 जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑब्वियसली काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे चले बच्चों। Yes, sir. यस सर। आज का लेक्चर जो है वो मोस्टली इंफॉर्मेटिव ही है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई है या फिर ऐसी चीजें हैं जो कि आप इंफॉर्मेशन है तो आपको समझनी है, सुननी है, सवाल आता है सवाल करना है, और आज के लेक्चर के बाद आप इस टॉपिक में वो चीजें पढ़ोगे जो सीधे क्वेश्चंस में काम मतलब क्वेश्चंस में यूज होती है ना, जिनसे कि आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो जल्दी से। एटॉमिक नंबर सबको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में, Yes, sir. है ना। कोई भी यस केमिकल एलिमेंट होता है उसका बेसिकली करेक्टरिस्टिक बताता है वो, एक एटॉमिक नंबर है, जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पता है सबको, है ना। उसके बाद अगर हम मास नंबर ले लें तो मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कैसे डिफाइन होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। प्रोटॉन, ये पता है सबको कि मास नंबर जो होता है वो न्यूट्रॉन को अगर प्रोटॉन से ऐड कर दोगे तो जो टोटल नंबर आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। सही बात है यस सर। यस है सर। ना, पढ़ा हुआ है तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बचपन में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, द मास ऑफ अ सिंगल एटम of a chemical element इसमें क्या क्या होता है, it includes the masses of 3 subatomic particles। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों का मास जब मिलेगा तो एटॉमिक मास बनेगा। इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लो आप, वैसे आपको पता होगी ये चीज, राइट। यस सर। पता है यस सर। तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं, कार्बन के एटम से हम उसको कार्बन का एटम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए, जैसे कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम जो होगा उसको हम यू डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। तो जैसे कि 1 यूनिट या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आइसोबार्स भी होते हैं क्या, यस सर। Yes, यस sir. सर। एटॉमिक मास भी अलग अलग हो सकता है ना। तो आपका जो 12 वाला कार्बन है ना, कार्बन 12 एटम, उसका मास हम ले रहे हैं 1 और उसको डिवाइड कर रहे हैं 12 से। ठीक है, उसका हम 12th पार्ट ले रहे हैं बेसिकली, 1/12 पार्ट ले रहे हैं मास का। मास किसका, कौन सा मास, किस चीज का मास, कार्बन की 12 एटम Carbon. का 12th पार्ट ले रहे हैं और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, 1 यूनिट डिफाइन। तो हमको पता था, हमने ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करके निकाला हुआ था कि 1.99 इंटू 2 इंटू 10⁻26 kg होता है कार्बन का मास। उसको जब 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आता है बच्चों, 1.66 इंटू 10⁻27। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो ये एटॉमिक मास यूनिट और केजी में रिलेशनशिप है ना। हमें जरूरत क्यों पड़ी एटॉमिक मास यूनिट निकालने की, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनका तो मास बहुत ही कम होता है, 10⁻20 30s में होता है, राइट। तो इतने Yes, sir. छोटे मासेस को केजी में थोड़ी मेजर करोगे आप, केजी में तो आप चीनी मेजर करते हो, नमक है ना, ये सब मेजर करते हो, सब्जी वब्जी वेजिटेबल्स वगैरह, है ना। तुम एटम के भी अंदर की चीजें उसको केजी में थोड़ी मेजर करोगे, मतलब समझ रहे हो ना, उसके लिए तुम एक अलग से यूनिट बनाओगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कैलकुलेशन। Yes, sir. यस इसलिए सर। हमने एएमयू डिफाइन करा केजी के टर्म्स में कि भाई केजी आपको पता है सिंस, तो उसके टर्म्स में हम आपको एक नई यूनिट दे देते हैं। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. एनी एलिमेंट एक्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज AZX, इसमें आपको Z होगा एटॉमिक नंबर और A होगा एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, आपका Z हो जाएगा एटॉमिक नंबर और आपका A हो जाएगा मास नंबर, जो कि Z+N होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये पता है सबको। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और N होता है न्यूट्रॉन नंबर, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर कोई N पूछ रहा है ना स्पेसिफिकली N की वैल्यू क्या है, तो ये पूछना चाह रहा है कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं उस एटम में, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है,
इसको जल्दी से आंसर करके बता दो। एक न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, ऐसे डिनोट कर रहे हैं 197 AU79। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बता दो चैट में जल्दी से, तीनों बताने, तीनों। सेवेंटी नाइन आ रहा है क्या? हाँ बच्चों, 79 आ रहा है। और 79 के अलावा बाकी चीजें क्या आ रही है? 79, 79 और 18, न्यूट्रॉन का नंबर 18 आ रहा है। 18 नंबर आ रहा है न्यूट्रॉन का, ओके। 118, ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर है भाई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 118 ही है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना, मास नंबर माइनस आपका एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सिंस आपको पता है यहाँ पे क्लियरली ए तो आपका 197 दे रखा है, जेड आपका दे रखा है 79, इसको जब माइनस करोगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएगा। आवाज आ रही है मेरी सभी को? Am I audible? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, Pretty easy question to solve। आगे चलते हैं। आज का लेक्चर बच्चों थोड़ा सा बेसिक लेक्चर ही है, ठीक है, तो ऐसा इट कुड फील के, इट माइट फील कि थोड़ा सा ना बोरिंग हो रहा है, बट एक बार कवर हो जाएगा ना ये पार्ट, तो आगे वाले लेक्चर्स बहुत स्मूथली निकलेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, मैं चाहता नहीं तुम लोग रश करो, अदरवाइज आई वुड हैव स्टार्टेड बाइंडिंग एनर्जी इन द फर्स्ट क्लास ओनली, बट आई डोंट वांट टू रश इनटू इट बिकॉज वी हैव फ्यू डेज टू कवर दिस पोर्शन। और अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि हमारे को जो समझना है इंपॉर्टेंट पार्ट वो समझ ही नहीं पाए, ठीक है। सो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सर पुरानी चीजें हम पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा बेयर कर लो, 15-20 मिनट की और बात है, उसके बाद जो भी आप पढ़ोगे नया होगा, ठीक है? उसके बाद जो भी पढ़ोगे वो एकदम नया होगा, ठीक है, चलेगा? Yes, sir. यस सर। यस सर। आइसोटोप्स पता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have the same atomic number but different mass number, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया लेकिन डिफरेंट क्या है इस बार? मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट है। एग्जांपल्स बेस्ट है, हाइड्रोजन के ले लो, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम ना, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। हाइड्रोजन तो आपको पता है 1 और 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1 होता है। ड्यूटेरियम के केस में एटॉमिक नंबर तो 1 होता है लेकिन मास कितना हो जाता है इसका? ट्वाइस, है ना, ट्वाइस हो जाता है, टू टाइम्स हो जाता है, 2 हो जाता है। ऐसे ट्रिटियम में आपका हो जाता है 3, यानी कि 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होते हैं। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं, मास नंबर P+N2 हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन में 1 ही प्रोटॉन को ही कंसिडर किया जाता है बेसिकली, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसा बोला जाता है कि मास भी इसका 1 ही होगा, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात? आइसोटोप्स पता है सबको? Yes. समझ में Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आगे चलते हैं। आइसोटोप्स के और एग्जांपल जैसे कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर के और एग्जांपल्स हम लेते हैं। तो क्लोरीन का हो जाता है जैसे आइसोटोप 17, 35, 37। 35 मास नंबर वाला क्लोरीन और 37 मास नंबर वाला क्लोरीन, ठीक है, ये दोनों भी क्या होते हैं भाई? आइसोटोप्स। क्या होंगे? आइसोटोप्स होंगे, है ना। आइसोटोप्स। इसको अगर आप एटॉमिक लेवल पे देखो तो इसमें आप देखोगे कि 17 तो आपके प्रोटॉन्स हो रहे हैं दोनों केस में, इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने बच्चों? 17। लेकिन जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन से थोड़ी मतलब है उसको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन आपका 17 है एक के केस में, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 18 है, न्यूट्रॉन्स 18 है। लेकिन जब आपका आइसोटोप की बात होती है 37 वाले आइसोटोप की क्लोरीन के, तो वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 20 हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स 20 हो जाते हैं। बट इसको भी क्लोरीन ही बोलते हैं, उसका आइसोटोप बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं आपके, ठीक है, वो बेसिकली डिफाइनिंग फैक्टर होता है। हाँ खुशी? Sorry, भाई मिस्टेक हो गया।
मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलें। Yes, sir. यस सर। Yes, अब sir. बात करते हैं, हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या? No, sir. नहीं, वेटेड एवरेज की बात करते हैं। वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे मासेस का? अगर दो अलग अलग आइसोटोप आ गए जैसे तुम्हारे पास, ठीक है, तो कैसे निकालोगे वेटेड एवरेज? ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जैसे समझते हैं, एटॉमिक मास क्लोरीन का 35 वाले आइसोटोप का तो 34.98 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, है ना। 35 जो है एटॉमिक मास यूनिट है, ये पता है ना सबको, केजी नहीं होता ये। 35 जो होता है यस वो सर। एमयू में होता है ना, यू जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो ना, केजी में नहीं होता है, इट्स नॉट इन केजी, है ना। एंड रिलेटिव अबंडेंस है इसकी 75.4%, ठीक है। ऐसे ही अगर आप समझो 37 वाले का, ठीक है, 37 वाले का उसका कितना आ जाएगा? बताओ बेटा। एटॉमिक मास 36। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब समझ में आता है? रिलेटिव अबंडेंस का मतलब समझ में आता है या नहीं आता है? कुछ तो बोलो यार। No, sir. इसका proportion. हाँ, मतलब कि कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, द परसेंटेज ऑफ बेसिकली एटम्स, ठीक है, जिसका कि कुछ स्पेसिफिक एटॉमिक मास है, जैसे कि यहाँ पे 75 हो गया, 37 हो गया ना, वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, कितना परसेंट नेचुरली अकर कर रहा है उस एलिमेंट में, ठीक है, कितना परसेंट नेचुरली अकर कर रहा है, ठीक है। तो जो परसेंटेज ऑफ एटम्स है ना जिनका 35 जैसे फर्स्ट वाले में है, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा क्लोरीन अकर करता है, तुम्हारा क्लोरीन नेचर में अकर करता है, तो ऐसा बोला जाता है कि भाई 75.4% तो 35 वाला क्लोरीन अकर करता है, जिसका 35 एटॉमिक मास यूनिट होता है, एटॉमिक मास, और 24.6% कौन सा वाला होता है भाई नेचर में प्रेजेंट? 37 वाला ना, 37 वाला, यानी कि उसका आइसोटोप। अब समझ में आया रिलेटिव अबंडेंस का मतलब? यस सर। है ना, कि कौन कितना नेचुरली प्रेजेंट है, बेसिकली सिंपल सी बात। तो इनका वेटेड एवरेज निकालते हैं। वेटेड एवरेज मतलब कि हम ये निकालते हैं कि कौन सा आइसोटोप कितना प्रेजेंट होगा, एवरेज कितना होगा, है ना। तो जो एटॉमिक मास का एवरेज आ रहा है क्लोरीन का वो कितना आ रहा है, तो वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? 75.4% 35 वाले का है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35.98 से, है ना। 35.98 34.98 आएगा यहाँ पे, सॉरी। और आपका जो अबंडेंस है 24.6%, उस वाले का है 36.98 एटॉमिक मास यूनिट, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से दोनों का, क्योंकि परसेंटेज तो 100 आउट ऑफ निकालते हैं ना, यस सर। परसेंटेज तो 100 में से निकालते हैं ना। यहाँ पे 34 आ जाएगा, ये आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 35.47 एटॉमिक मास यूनिट। ये आपका वेटेड एवरेज आया क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स का। अगर कोई फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आता है तो निकाल पाओगे वेटेड एवरेज? यस सर। Sir. Yes. हाँ, बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। No. आइसोबार्स पे आते हैं। ऑल न्यूक्लियाइड्स विद सेम मास नंबर ए, वो सारे न्यूक्लियाइड्स जिनका की मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। मास नंबर क्या होता है? अरे बोलो। सेम होता है। सेम होता है ना। न्यूक्लियाइड्स बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, मतलब किसी जिन जिन चीजों का स्पेसिफिक, जिन जिन एटम्स का स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, उन सबको न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक मास नंबर हो गया किसी का, है ना, यानी कि आइसोबार्स के केस में हम न्यूक्लियाइड्स को यूज करते हैं जनरली, क्योंकि उनका मास नंबर एक स्पेसिफिक नंबर होता है ना। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है एडिशन, वो स्पेसिफिक नंबर होता है, ठीक है। तो उसको हम न्यूक्लियाइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, ठीक है। जो न्यूक्लियाइड्स बेसिकली आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना। जैसे कि 27 हो गया, 25 हो गया, 3 हो गया, जैसे कि, है ना। तो 3 वाले जो भी हैं वो सारे न्यूक्लियाइड्स उनको बोलेंगे, है ना। अब वो भले हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, क्लोरीन ही क्यों नहीं हो। वैसे तो क्लोरीन के लिए पॉसिबल नहीं है 3 मास रखना, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिन जिनका भी मास 3 होगा उन सबको न्यूक्लियाइड्स बोलेंगे, जिनका की, और आइसोबार्स बोलेंगे, है ना। उसका क्या बोलेंगे उनको? आइसोबार्स बोलेंगे, है ना। और न्यूक्लियाइड आइसोबार्स के लिए यूज की जाती है बेसिकली, है ना। आइसोबार्स और आइसोटोन्स के लिए सिमिलैरिटी के लिए यूज की जाती है, मतलब जिनका स्पेसिफिक नंबर हो। स्पेसिफिक अगर एटॉमिक नंबर है तो भी वो उनको न्यूक्लियाइड्स ही बोलोगे। आपके ऐसे न्यूक्लियाइड जिनका स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर हो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप। ऐसे न्यूक्लियाइड जिनका क्या हो, मास नंबर सेम,
उनको हम बोलेंगे आइसोबार्स। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका सेम न्यूट्रॉन नंबर हो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोन। आइसोटोन। Isotons. एग्जाम्पल्स 1h3 2He3 जिनका दोनों का एटॉमिक नंबर, ये क्या है? ट्रिटियम है क्या? ये ट्रिटियम है क्या बच्चों? यस सर। है ना? और ये हीलियम पार्टिकल है जिसमें कि आपका एटॉमिक मास कितना है? 3 है ना? वैसे तो 4 भी होता है, 4 होता है, पर 3 वाले का है। तो ये आपका आइसोबार्स हो गए, ये दोनों H और He। ठीक है। ऐसे ही आइसोटोन जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहता है। क्या सेम रहता है? Neutron. न्यूट्रॉन सेम। न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Hg की केस में कितना आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? बताओ भाई। 118। 118. और इसके केस में कितना आ जाएगा? ऑर्बिटल की केस में 197 माइनस 79, ऐसे ही करेंगे। A माइनस जेड यस सर। कितना आ रहा है? ये भी 118 आ रहा है क्या? 118। 118. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गए दोनों के केस में, है ना? Yes, यस sir. ये सर। आइसोटोन्स हो गए, एग्जांपल होगा आइसोटोन का। ठीक है। वैसे तो तुम निकाल लोगे, याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहता है तो तुम निकाल लोगे। चलो एक एटॉमिक मास निकाल के बता दो मुझे उसका। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तुमको दे रखा है एटॉमिक मास 12 एंड रिलेटिव अबंडेंस दे रखी है 12 6 वाले की, यानी कि तुम्हें यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा कि ये आइसोटोप है या आइसोबार है, दोनों, या फिर आइसोटोन्स हैं, क्या है ये? Isotopes. आइसोटोप। Sir, isotope. आइसोटोप्स है ना, एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, Yes, sir. Yes, है ना? sir. तो आपको एटॉमिक मास निकालना है वेटेड वाला, बताओ, निकाल के बताओ। हो जाएगा? यस सर। ठीक है। टेक 1 to 2 मिनट्स, ट्राई दिस, करो, सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 12.01, 13.7, तो काफी अलग अलग आंसर है। सॉल्व करें? Yes, sir. सॉल्व करें? Yes, sir. 12.01, ठीक है। देखो इधर देखो, सही है 12.0। वेटेड एवरेज निकालने का तरीका बताया था मैंने। परसेंटेज अबंडेंस जो है, रिलेटिव अबंडेंस, उसको मल्टीप्लाई कर दो आपके एटॉमिक मास यूनिट से, एक जो आइसोटोप है, आइसोटोप नंबर 1 के, प्लस करो अबंडेंस सेकंड को सेकंड वाले एटॉमिक मास से, है ना? दोनों का दे रखा है 12 और 13.0034। तो डिवाइड करोगे 100 से तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? अप्रोक्सीमेटली 12.01। दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। वेटेड, सॉरी, वेटेड। एनी डाउट्स? कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? नो सर। पक्की बात? Yes, sir. यस सर। साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं।
तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, यानी कि वो मिनिमम डिस्टेंस सिंस अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करके ही आपने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस आप निकाल रहे हो अल्फा पार्टिकल के बीच में और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में, जस्ट बिफोर इट रिफ्लेक्ट्स बैक बाय 180 डिग्री, यानी कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें मर्ज हो जाएगा, अरे ऐसा तो है नहीं कि अल्फा पार्टिकल मर्ज हो जाएगा उसमें आके, है ना, डिस्ट्रॉय तो कर नहीं देगा उसको, तो रिपल्शन फील होगा ना उसको भी एक टाइम के बाद, क्योंकि न्यूक्लियस जो है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्या, Yes, sir. और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। Yes, यस sir. सर। तो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, बॉम्बार्ड हुआ है, ऑब्वियसली इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। याद करो ये पूरा गेम पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जाता तो है क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना, लेकिन जैसे जैसे पास आता जाता है रिपल्शन बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे पास आएगा फोर्स बढ़ेगा, रिपल्शन होता रहेगा। तो अल्फा पार्टिकल आया न्यूक्लियस के पास में, आया 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 रिपल्शन हुआ, एक पॉइंट के बाद अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट हो गया मतलब डिफ्लेक्ट हो गया, यू शुड यूज द वर्ड डिफ्लेक्ट हो गया, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में तो जाके मिलेगा नहीं, सेम चार्ज है तो दोनों का, है ना, और काइनेटिक एनर्जी है तो पास में भी आएगा, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस है जितने पास तक अल्फा पार्टिकल जा पाया है न्यूक्लियस के, कब, जिस पॉइंट पे वो 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे कि तुम मान लो ये न्यूक्लियस हो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं से, मैं अल्फा पार्टिकल आया या मैं आया और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गया, तो जिस पॉइंट पे वो डिफ्लेक्ट हुआ है ना, उस पॉइंट से न्यूक्लियस की सेंटर की दूरी को आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या बोलोगे, Distance of closest approach. है ना, क्योंकि आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, यस सर। Yes, और sir. न्यूक्लियस भी आपका पॉजिटिवली चार्ज है। Yes, sir. दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे दोनों, Yes, जब ये sir. पास में आएगा, है ना, तो रिपल्शन की वजह से ये इधर चला जाएगा ना, 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना पास आएगा उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब एक और चीज समझते हैं, तुम्हारा जो अल्फा पार्टिकल है वो आया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तक आया, ये दिख रहा है सबको डी, Yes, sir. है ना, यहां तक आया, Yes. यस सर। इस पॉइंट तक आया और फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, इसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड के एटम के ऊपर आया, गोल्ड के न्यूक्लियस पे आया, यू कैन सी। अब जिस पॉइंट पे ये आया है, चालू हुआ है आना, या फिर जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्ट हुआ है, एक पॉइंट होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, समझो ना यार। Yes. यहाँ पे सपोज करो उसकी Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी के है, थोड़ा और आगे गया, काइनेटिक एनर्जी कम हुई k/2, क्योंकि रिपल्शन फील हो रहा है ना इधर से, तो थोड़ा और आगे गया, यस सर। आगे गया, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, तभी तो रिफ्लेक्ट करेगा वो, है ना, जस्ट खत्म हो जाएगी उससे पहले। तो जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट करेगा उस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी क्या, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, है ना, और फिर वो कम होती गई, कम होती गई, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी थी काफी ज्यादा। अब जिस चीज के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो तो आगे बढ़ेगा ना भाई, तुम्हारे पास अगर Yes, sir. 100 से चला रहे हो Yes, तो तुम भागोगे आगे, लेकिन जैसे ही मान लो सामने स्पीड ब्रेकर आया, जब तक कि स्पीड ब्रेकर आ नहीं जाता तब तक तो तुम्हारी स्पीड अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे जैसे स्पीड ब्रेकर आने लगा, तुमने देख लिया स्पीड ब्रेकर को, तो तुमने अपनी काइनेटिक एनर्जी कम करी क्या, स्पीड कम करी तुमने स्पीड ब्रेकर को देख के, है ना। Yes, sir. स्पीड ब्रेकर पे आते ही तुम्हारी स्पीड बिल्कुल कम हो गई, तो उस टाइम पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई अब, है ना। तो सेम चीज हो रही है अल्फा पार्टिकल के साथ में, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुई, दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। यहाँ पे रिपल्शन मींस दैट इट विल नॉट गेट एनी क्लोजर, इट विल नॉट गेट एनी क्लोजर, यानी कि इस पॉइंट के और आगे नहीं जाएगा, इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट निकाला है ना, डिस्टेंस निकाली बच्चों हमने, ये मान लो सेंटर है, ये मान लो इस न्यूक्लियस का सेंटर है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल डी की वैल्यू तुमने निकाली है, ये वो वैल्यू है कि भाई दिस इज द लास्ट डिस्टेंस, है ना, जो आपका अल्फा पार्टिकल है विल नॉट क्रॉस दिस डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात, है ना, यस सर। और आगे नहीं जाएगा, सिंपल सी बात।
इस पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला कि रदरफोर्ड्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू अ गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, उसने निकाला है रदरफोर्ड ने बकायदा 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। क्या निकाला रदरफोर्ड ने कि कितनी होगी क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस? 4 into 4 10 into 10 raised to minus power minus 14 meter. 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर सेंटर से गोल्ड के न्यूक्लियस के जब तक नहीं चला जाता आपका अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तब तक वो जाता रहेगा, तब तक वो उसकी तरफ जाता रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसकी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 5.5 5 mega mega electron. 5 mega electron volt. ठीक है। एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है आपका वो कम होना चाहिए 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर से। ये कंडीशंस उन्होंने दी कि आपका जो एक्चुअल साइज है न्यूक्लियस का साइज वो इस क्लोजेस्ट अप्रोच से छोटा होना चाहिए। क्लोजेस्ट अप्रोच से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटा। ये रदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया था बेसिकली, इसको हम एक बार पढ़ रहे हैं। सो अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, the d to the gold nucleus will be smaller for Rutherford's calculation। यानी कि जिनकी जो अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा क्या है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उनके लिए जो डी हो जाएगा ना वो छोटा होता जाएगा। क्या Yes, sir. है ना, डी छोटा होता जाएगा क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ गई ना, आपकी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो आप और आगे जाओगे। Yes sir. Yes, sir. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, आप आगे जा रहे हो तो आपका डी छोटा जाएगा। गोल्ड डी टू द गोल्ड न्यूक्लियस विल बी स्मॉलर फ्रॉम रदरफोर्ड्स कैलकुलेशंस। बॉम्बार्डिंग फास्ट मूविंग, रदरफोर्ड ने जो बताया उस हिसाब से, बॉम्बार्डिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन प्लेस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, साइज ऑफ न्यूक्लियस कैन बी मोर एक्यूरेटली मेजर्ड। अगर आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करते हो किसके बजाय अल्फा पार्टिकल के बजाय, अल्फा पार्टिकल को नहीं करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करते हो, तो आपको न्यूक्लियस की साइज, ये न्यूक्लियस की साइज मेजर करने का तरीका था बच्चों, न्यूक्लियस की साइज मेजर करना चाह रहे थे हम बेसिकली, ठीक है, उसका तरीका था ये। तो आपने पहले अल्फा पार्टिकल यूज करे, उससे आपने कुछ साइज मेजर करी, बताया ना, रदरफोर्ड ने बताया ना, देखो कि आपका जो न्यूक्लियस का साइज है वो डेफिनेटली इससे कम रहा होगा, इस डिस्टेंस से कम रहा होगा। फिर उन्होंने बोला कि भाई आपके अल्फा पार्टिकल की जगह आप यूज करो इलेक्ट्रॉन्स, जिसका कि चार्ज भी क्या रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, नेगेटिवली चार्ज, अल्फा Negatively पार्टिकल charged. नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने रेडियस का कंक्लूजन निकाला। आपका जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई है वो क्या निकल के आया, r इक्वल्स टू r नॉट a टू द पावर 1/3। इसमें r तो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो हमें निकालना था, a है आपका मास नंबर जिससे रिलेटेड होगा ये, और r नॉट की वैल्यू फिक्स है, एक कांस्टेंट वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर आप उसको 1.2 FM के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे एक बात बता, अच्छा FM क्या होता है? पता है क्या किसी को या नहीं पता है बेटा? हाँ ना, तुम हाँ ना तो बोलो ना। No, FM sir. फेम्टोमीटर, No, sir. फेम्टोमीटर, ठीक है। फेम्टोमीटर आपका बेसिकली 10⁻⁻15 मीटर्स के अराउंड होता है। 1 फेम्टोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। ये काफी ज्यादा हो गया ना, तुम्हें तो आर्मस्ट्रॉन्ग तक पता है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग तक तो तुम्हें पता है, उसके आगे तुम्हें थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कोई बात नहीं। टेस्ट में आया था सर ये, क्या बोल रहे हो बेटा? सर टेस्ट में आई थी वैल्यू ये, टेस्ट में आई थी वैल्यू, फिर क्या कर पाए, सही हो पाए क्या? दे दी थी सर वैल्यू। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी अभी याद रहेगा ना, 10⁻⁻15 वाला फेम्टोमीटर होता है, Yes, sir. अभी याद रखना है इसको। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, 15 तक जा रहे हैं, ये 20 तक जा रहे हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। डिफाइन तो बहुत आगे तक है, तुम थोड़ी ना याद रखोगे इतने सारे, कोई इशू नहीं। लेकिन एग्जाम को आप ब्लेम नहीं कर सकते, अगर एग्जाम ने पूछ लिया, नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया तो तुम किससे बात करोगे? तुम कोई ये थोड़ी ना जाके अर्जी डालोगे कि ये तो आप गलत कर दिया आपने, इस पे तो बोनस दो आप हमें, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते, है ना। एग्जाम ने पूछ लिया तो पूछ लिया। तो अगर आपको कभी भी कोई भी चीज, ऐसी चीजें मिलती है, देखने को मिलती है, सॉल्व करना छोड़ो, तो भी ट्राई करा करो कि आप उसको क्या कर सको, इनकैप्सुलेट कर पाओ, याद रख पाओ, ठीक है। इट कुड हेल्प यू। तो देखते हैं, याद रहता है तो नहीं, याद नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, देखते हैं, कोई बात नहीं। पढ़ लिया तो
बढ़िया बात है। तो भाई न्यूक्लियस का रेडियस निकालना सीख गए हैं, इसको नोट कर लो सब लोग जल्दी से। R इक्वल्स टू R0 a⁻1/3। ये जो न्यूक्लियाई है इसका रेडियस निकालने का तरीका में पता चला है। सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है। ए जो है वो एरिया नहीं है, कृपा करके एरिया नहीं लिखें इसको। ए जो है मास नंबर है, ठीक है। एरिया मत लिख के आ जाना, तुम रेडियस तो ऑलरेडी निकाल ही रहे हो ना, एरिया कैसे लिख दोगे? किसी के आ रहा होगा दिमाग में पक्का कि एरिया लिख देंगे सर हम है ना, एरिया मत लिखना। दैट इज मास नंबर, उसका पावर भी 1/3 है, ये भी याद रखना। आगे चले, लिख लिया ये? यस सर। Yes, sir. R इक्वल्स टू R0 a⁻1/3। तो हम पता है हमें वॉल्यूम क्या होती है, स्फेरिकल शेप अगर रखता है कोई चीज, जो कि हम अज्यूम करते हैं कि एटम और आपका न्यूक्लियस रखता है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होता है 4/3 πr3, है ना। 4/3 πr3 होता है अगर हम स्फेयर कंसिडर करें तो, राइट। और R हमने अभी भी डिफाइन किया है, क्या होता है R? R0 a⁻1/3, यस सर। राइट। तो R की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा 4/3 π इंटू R0 a⁻1/3 का होल क्यूब, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/3 a⁻1/3 का होल क्यूब हो जाएगा, तो A आ जाएगा डायरेक्ट। 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 1 बचेगा ना केवल, यस सर। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर बचेगा केवल। तो ये हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि आपका वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा अगर आपका मास नंबर बढ़ता है तो, आपका मास नंबर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, विच वॉज वेरी ऑब्वियस अदरवाइज ऑल्सो, है ना। बट आपको एक रिलेशन मिल गया वॉल्यूम का, सो दैट्स फाइन, ठीक है। आगे चलें, इसको नोट कर लो फॉर्मूले को बस, और कुछ नोट नहीं करना इसमें। बेसिक्स हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस पे तो वी कैन टैकल, नहीं आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आएंगे तो नहीं वैसे, प्रैक्टिस में आ सकते हैं, एग्जाम्स की बात हो रही है। ऑल्सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a⁻1/3 के, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a के, यानी a बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, लेकिन r कब बढ़ेगा? जब r किस टर्म्स में बढ़ेगा? a की पावर 1/3 के टर्म्स में बढ़ेगा। इसके प्रोपोर्शनल है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई की बातें हो रही है सारी, ठीक है। ये याद रखना, एटम का मत लिख समझ के आ जाना इसको, पता चले एटम का निकलवाया और तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया। एटम की बात नहीं हो रही है। ए क्या है? मास नंबर। ऑल्सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। डेंसिटी अगर आपसे निकलवाए कोई, डेंसिटी समझते हो सब लोग क्या होती है? पैकिंग, Yes, sir. यस ना, सर। कितनी पैकिंग हो रखी है ना, किस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कोई भी क्वांटिटी कितनी है, कितनी भरी हुई है ना। अगर आप डेंसिटी की बात करो, जनरली आप मास के रिस्पेक्ट में बात करते हो, जैसे कि मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो आप न्यूक्लियस की बात अगर करो तो वो इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर पे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, चाहो तो लिख भी लो। मास नंबर कैसे भी कितना भी रहे, आपकी जो डेंसिटी होगी न्यूक्लियस की वो चेंज नहीं होगी। और जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियर मैटर की, ये अप्रोक्सीमेटली होती है 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सारा इन्फॉर्मेटिव सेशन है, पूरा सेशन ही इन्फॉर्मेटिव है, आज का क्लास ही इन्फॉर्मेटिव है, कि इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें बस पढ़नी है, याद रखनी है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, प्रोबेबिलिटी कम रहेगी पर आने की, ठीक है। पर हाँ, आगे हम काम में ले सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, तो इसलिए आपको बताई जा रही है। आगे चलें बच्चों। Yes, sir. एक छोटा सा Yes. क्वेश्चन है, सिंस आपने फॉर्मूले वगैरह सब पढ़ लिए हैं और आपने कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स भी आपने समझ लिए हैं, तो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 55.85 U, या फिर एटॉमिक मास यूनिट, एंड A मास नंबर कितना है? 56। फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। चलो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, कराऊं या तुम करना चाहते हो? बोलो बेटा, हाँ ना तो बोलो। करा दो सर। ठीक है, हाँ भाई इधर देखेंगे सब लोग। मास जो होता है फेरस का वो दिया हुआ है आपको। आयरन का मास कितना दे रखा है भाई? 55.85 U, या एटॉमिक मास यूनिट। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे 9.27 10⁻26 kg में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिंस आपको पता है जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम आपको पता है, अभी अभी निकालना आपने सीखा है, 4/3 πr0³ A के बराबर होती है ना। फॉर्मूला पढ़ाया अभी ये। यस सर। Yes, sir. और R0 की वैल्यू भी तुम्हें बताई थी, 1.
2 FM, 1.2 FM कितनी थी R नॉट की वैल्यू? 1.2 FM है ना। 1.2 FM मतलब 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, राइट। तो R नॉट की वैल्यू पता है, A की वैल्यू दे रखी है, यस सर। Yes, sir. कितनी दे रखी है A की वैल्यू? 56 56। है ना। न्यूक्लियर डेंसिटी ऑब्वियसली मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी उस न्यूक्लियस की। मास आपने अभी अभी निकाला है। अच्छा, मास कैसे निकाला है? 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 U कितना होता है? हाउ मच केजी? बेटा ये भी पढ़ाया था। 1.66 into 10⁻⁻27 kg। 1.66 इंटू, आगे चले गए, बोलो बोलो बोलो। 1.66 10⁻⁻27। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो ऐसे काम आती हैं। अभी आपको अगर याद रहेगा ये तो बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा तो दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 1 U इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 7. kg, ठीक है। ये हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर दो 55.85 से तो आपका ये आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁻26 kg आ जाएगा, है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम में रखना है अब तो बस। ये ऊपर मास रखा, नीचे रखा वॉल्यूम, 4/3 पाई इंटू R नॉट की वैल्यू और A की वैल्यू। तो आंसर कितना आ गया डेंसिटी का? 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब समझ में आ रहा है? डेंसिटी बता रहा है अपने आप में। Yes, sir. समझ में आया है क्वेश्चन सबको? Yes, sir. इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसी डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है। तो आई गेस इतना रखते हैं आज के लिए। टुडेज क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया है, इंट्रो टू न्यूक्लियाई, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगली क्लास में सुन लो, होमवर्क सुन के जाओ। नेक्स्ट में हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत फिजन फ्यूजन भी पढ़ सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, प्लस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर टेस्ट से। तो करके आना दोनों चीजें। बात समझ में आई? Yes, sir. यस इसके सर। अलावा Yes, जो sir. बैकलॉग है वो कवर कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक तो। बैकलॉग क्या है? मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस। अब मैं मॉडर्न फिजिक्स के पीवाईक्यू भी भेजने वाला हूं, उसको कर लेना। पीवाईक्यू किसके? एटम्स वाले चैप्टर के, ठीक है बेटा। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ? Yes, बहुत समझ में sir. आया? ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या? No, किसी को sir. डाउट है क्लास हाँ. में? नहीं? तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसको जो काम दिया है वो जरूर करके लाना, ठीक है। और कल वाले क्लास को मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है। चलो बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर। बाय बाय।